स्मरणीय बिंदु। 1. औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा गया। 2 शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वहीं रोजगार व व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। 3 कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। 4 मुगलों द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे। जनसंख्या के केंद्रीकरण अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए, जिनमें आगरा, दिल्ली और लाहौर प्रमुख थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। 5 शाही नगर किले बंद होते थे। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे तथा विभिन्न दरवाजों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। 6 उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून बनाए रखता था। 7 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता कमजोर हो गई। क्षेत्रीय शासक मजबूत हुए। दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर आदि शहरों ने ले लिया। 8 अंग्रेजों के जमाने औपनिवेशिक के शहर बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था, जिसमें मानचित्र और जनगणना का प्रमुख स्थान था। 9 प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए ए, इलाके पर बेहतर नियंत्रण के लिए बी, शहर के विकास की योजना बनाने, सी, व्यवसाय बढ़ाने तथा उसकी संभावना की तलाश के लिए नक्शे जरूरी थे। 10 अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ई में किया गया। इसके बाद 1881 ई से दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा जनसंख्या का फैलाव पर नियंत्रण किया जा सकता तथा वार्षिक नगर पालिका कर वसूला जा सक। 11 भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर भी अस्तित्व में आए। 12 यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बम्बई में फोर्ट बनाए। 13 औपनिवेशिक शहरों में यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग अलग बस्तियां बनाई गई। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर कहा गया। 14 औपनिवेशिक काल में कानपुर और जमशेदपुर ही सही मायने में औद्योगिक शहर थे, क्योंकि ये उत्पादन के केंद्र थे। 15 नए शहरों में सामाजिक जीवन में बदलाव आए। क्लर्क, वकील, शिक्षक, अकाउंटेंट के रूप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। स्त्रियां नर्ती भूमिका में, शिक्षक, नौकरानी तथा कामगारों के एक नए वर्ग ने जन्म लिया। 16 औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियां प्रचलन में आई। पहली नवशास्त्रीय नियोक्लासिक शैली, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचना पाई जाती थी, जैसे बम्बई का टाउन हॉल व एलिफिंस्टन सर्कल। दूसरी शैली नवगॉथिक शैली थी, जिसमें ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब, बारीक साज सजा देखने को मिलता है, जैसे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय। तीसरी शैली थी इंडो सार्सोनिक शैली, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई का ताजमहल होटल। 17 भारत में हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। 18 हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया, जहां सिपाहियों को विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। अति लघुतरीय प्रश्न, 1 अंकों वाले प्रश्न 1 हिल स्टेशन किस प्रकार औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर, चाय और कॉफी बागानों की स्थापना की गई। प्रश्न 2 अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी क्यों करनी पड़ी? उत्तर, फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण। प्रश्न 3 दुबाश कौन थे? उत्तर, ऐसे भारतीय जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों जानते थे। प्रश्न 4 गार्ड हाउसेज, बगीचों वाले मकान सबसे पहले कहां बनने शुरू हुए थे? उत्तर, मद्रास के माउंट रोड और पूनामाली रोड के किनारे। प्रश्न 5 आधुनिक नगर नियोजन की विशेषता लिखें। उत्तर, तर्कसंगत क्रम व्यवस्था,
सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, साफ और व्यवस्थित, नियोजित आदि। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्डर्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? उत्तर, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर रखने के निम्नलिखित कारण थे। 1, इन रिकॉर्डों से शहरों में व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रगति, सफाई, सड़क परिवहन, यातायात और प्रशासनिक कार्यकलापों की आवश्यकताओं को जानने समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सहायता मिलती थी। 2, शहरों की बढ़ती घटती आबादी के प्रतिशत को जानने के लिए भी यह रिकॉर्ड रखा जाता था। 3, शहरों की चारित्रिक विशेषताओं के अन्वेषण के समय उन रिकॉर्डों का प्रयोग सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को जानने के लिए किया जाता था। प्रश्न 2, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? उत्तर, औपनिवेशिक शासनकाल में शहरों के विस्तार पर नजर रखने के उद्देश्य से नियमित रूप से जनगणना की जाती थी। 1872 ईशून्य में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया। तत्पश्चात 1881 ईशून्य से दशकीय अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों में की जाने वाली जनगणना व्यवस्था को नियमित रूप दे दिया गया। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने में जनगणना संबंधी आंकड़ों से महत्वपूर्ण एवं ठोस जानकारी उपलब्ध होती है। 1, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले श्वेत और अश्वेत लोगों की कुल संख्या को सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है। 2, जनगणना संबंधी आंकड़ों से श्वेत एवं अश्वेत शहरों के निर्माण, विस्तार, उनमें रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, भयंकर बीमारियों के जनता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। 3, जनगणना संबंधी आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। 4, जनगणना संबंधी आंकड़ों से जनसंख्या के विषय में प्राप्त सामाजिक जानकारियों को सुगम आंकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। जनगणना संबंधी आंकड़ों की भ्रामकता विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार जनगणना संबंधी आंकड़े अनेक रूपों में भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए उनका प्रयोग अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रश्न 3, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? उत्तर, भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहती थी, अतः सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने अपनी प्रमुख बस्तियों की किलेबंदी कर ली। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बंबई में फोर्ट अंग्रेजों की किलेबंद कोठियां थीं। शीघ्र ही ये बस्तियां महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहरों के रूप में विकसित होगी। मद्रास, कलकत्ता एवं बंबई अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध औपनिवेशिक शहर थे। औपनिवेशिक शहर में यूरोपीय जिस किलेबंद क्षेत्र के अंदर रहते थे उसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। दीवारों और बुर्जी के द्वारा इसे एक विशेष प्रकार की किलेबंदी के रूप में दिया गया था। भारतीय किलेबंद क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकते थे क्योंकि रंग और धर्म किले के अंदर रहने के प्रमुख आधार थे। डच एवं पुर्तगाली यूरोपीय व ईसाई होने के कारण किलेबंद क्षेत्र में रह सकते थे। भारतीय किलेबंद क्षेत्र के बाहर जिस भाग में रहते थे उसे ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। 1857 ईशून्य के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में औपनिवेशिक अधिकारी इतने अधिक आतंकित हो गए थे कि वे सुरक्षा की दृष्टि से देशियों अर्थात भारतीयों के खतरे से दूर पृथक एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित बस्तियों में रहना चाहते थे। अतः सिविल लाइन्स नामक नए शहरी क्षेत्र विकसित किए गए। ये क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षित थे और इनमें केवल गोरे ही निवास करते थे। निस्संदेह व्हाइट और ब्लैक टाउन नस्ली विभाजन के प्रतीक थे। प्रश्न 4, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? उत्तर, 18वीं शताब्दी में राजनैतिक एवं व्यापारिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुराने नगरों का पतन होने लगा और नए नए नगर विकसित होने लगे। मुगल सत्ता के पतनोन्मुख हो जाने के कारण उसके शासन से संबद्ध नगर भी पतन को प्राप्त होने लगे। भारत में राजनैतिक नियंत्रण की प्राप्ति के साथ साथ कंपनी के व्यापार में वृद्धि होने लगी और मद्रास, कलकत्ता एवं बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह नगर तीव्र गति से नवीन आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित होने लगे। शीघ्र ही ये नगर औपनिवेशिक सत्ता एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इन औपनिवेशिक शहरों के प्रति भारतीयों विशेष रूप से भारतीय व्यापारियों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे स्वयं को इन शहरों में स्थापित करने लगे। एक यूरोपियों से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर एवं कामगार औपनिवेशिक शहरों में बसने लगे।
वे किलेबंद क्षेत्र से बाहर स्थापित अपनी पृथक बस्तियों में रहते थे। दो भारत में राजनैतिक सत्ता एवं संरक्षण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाने पर दुभाषिए, बिचौलिए, व्यापारी तथा माल की आपूर्ति करने वाले भारतीय भी इन शहरों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। 3.19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में रेलवे नेटवर्क का तीव्र गति से विस्तार होने के कारण औपनिवेशिक नगर शेष भारत से जुड़ गए और कच्चे माल एवं श्रम के स्रोत देहाती एवं दूरवर्ती क्षेत्र भी इन बंदरगाह शहरों से जुड़ने लगे। अतः भारतीय व्यापारी इन नगरों में अपने उद्योग स्थापित करने लगे। उदाहरण के लिए 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों द्वारा बंबई में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना की गई। 4 धनी भारतीय एजेंटों एवं बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत शैली के आधार पर दालानी मकानों का निर्माण करवाया। 5 उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने और अधिकांश लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शहर के अंदर बड़ी बड़ी जमीनों को भी खरीद लिया। 6 शीघ्र ही वे पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण करने लगे। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्होंने त्योहारों के अवसरों पर रंगीन दावतों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। 7 समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए वे मंदिरों का भी निर्माण करवाने लगे। नए नए व्यवसायों के विकसित होने के कारण शहरों में क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अकाउंटेंट्स आदि की मांग में निरंतर वृद्धि होने लगी। मध्य वर्ग का विस्तार होने लगा और औपनिवेशिक शहरों में शिक्षित भारतीयों का महत्व बढ़ने लगा। प्रश्न 5 औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे? उत्तर अंग्रेज व्यापारियों ने वस्त्र उत्पादों की खोज में 1639 ईस्वी में पूर्वी तट पर मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने मद्रास की किलेबंदी करवाई और यह किला फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय के परिणाम स्वरूप मद्रास और अधिक सुरक्षित हो गया तथा शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर बन गया। यूरोपीय किलेबंद क्षेत्र के अंदर रहते थे, जिसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्रक था। भारतीय ब्लैक टाउन, जिसे किलेबंद क्षेत्र के बाहर स्थापित किया गया था, में रहते थे। उल्लेखनीय है कि मद्रास का विकास अनेक ग्रामों को मिलाकर किया गया था, अतः इसमें शहरी और ग्रामीण तत्वों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। मद्रास में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध थे, अतः विविध प्रकार की आर्थिक कार्य करने वाले अनेक समुदाय यहाँ आए और यहीं बस गए। दुबाश, तेलुगु, कोमाटी और वेलालार इसी प्रकार के समुदाय थे। दुबाश स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलने में कुशल थे, अतः वे भारतीयों एवं गोरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वेलालार नवीन अवसरों का लाभ उठाने वाली एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी और तेलुगु कोमाटी अनाज व्यापार में लगा एक प्रभावशाली व्यावसायिक समुदाय था। 18वीं शताब्दी से गुजराती बैंकर भी यहाँ बस गए थे। पेरियार एवं वनिहार गरीब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते थे। समीप ही स्थित ट्रिप्लिकेन मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र था। अरकाट के नवाब भी यहाँ रहते थे। माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन जाने माने हिंदू धार्मिक केंद्र थे। अनेक ब्राह्मण अपनी आजीविका यहीं से प्राप्त करते थे। सांथोम तथा वहां का बड़ा गिरजाघर रोमन कैथोलिक लोगों का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का भाग बन गई थीं। इस प्रकार अनेक ग्रामों को मिला लिए जाने के कारण मद्रास दूर दूर तक फैली शहर बन गया। भारत में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हो जाने पर यूरोपीय किलेबंद क्षेत्र से बाहर माउंट रोड और पूनामाली रोड पर अपने अपने रहने के लिए गार्डन हाउसेस अर्थात बगीचों वाले मकानों का निर्माण करवाने लगे। अंग्रेजों की जीवन शैली का अनुकरण करते हुए संपन्न भारतीय इसी प्रकार के निवास स्थान बनवाने लगे। इस प्रकार मद्रास के आसपास स्थित ग्रामों के स्थान पर नए उपशहरी क्षेत्र विकसित होने लगे। गरीब लोग अपने काम के स्थान के निकट स्थित ग्रामों में रहने लगे। इस प्रकार मद्रास के क्रमिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप इन ग्रामों के मध्य स्थित शहर के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार मद्रास का स्वरूप एक अर्ध ग्रामीण शहर जैसा हो गया।